नमस्कार साथियों, अपने कक्षा 8 का पाठ नंबर 10 राजस्थान में कला एवं संस्कृति का अध्ययन। ये पाठ कक्षा 8वीं का लास्ट पाठ रहता है, अपना अंतिम पाठ रहता है राजस्थान में कला और संस्कृति। मूल रूप से इसमें हमें पढ़ेंगे स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें दुर्ग, महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, मंदिर आदि की जानकारी इसमें हम देखेंगे। तो चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन वाला बटन जो है वो भी ऑन कर लेना। आगे चल रहे हैं तो देखो चीज क्या है इसमें। देखो राजस्थान में कला एवं इतिहास का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत शानदार भी है। अब विशेष चीज इसमें है क्या, अपने सामने राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ से जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेष, देखो भाई, खुदाई से जो अवशेष प्राप्त होते हैं ना, उन अवशेषों को अपने सभ्यता कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आहड़, कालीबंगा, पचमता, बागोर, गिलूंड, ओजियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं, ठीक है ना। अब सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए नदियां, तालाब, पहाड़ियां, उनके बीच बसे बसाए गांव, प्राय केलू या घास फूस से ढके हुए कच्चे मकान होते थे, ठीक है ना। इसी में आगे जब हम चलते हैं, देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लगा रखी है यहाँ पर। आता क्या क्या है, राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है भाई, स्थापत्य कला का धनी है राजस्थान, बिल्कुल। यहाँ पे पत्थरों से बने हुए दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां आदि बने हुए। राजस्थान में कहते हैं कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे और उनमें से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे, ठीक है ना। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्ग निर्माण, हवेलियों, मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। दुर्ग क्या है, दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्यों राजस्थान में खूब दुर्ग है। जो रियासत, जो ठिकाना जहां पे बना वहां पे दुर्ग अवश्य बना होगा, और है भी, ठीक है ना। तो देखो राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भर दिया जाता, जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जा सकता था। ये परीखा दुर्ग कहा जाता था। जो जिस दुर्ग के चारों ओर खाई बनाई जाती थी ना, दुश्मन से और जानवरों को रोकने के लिए जिन दुर्गों के चारों ओर खाई बनाई जाती थी ना, उनको पारीख दुर्ग कहा जाता था। आगे देखो, दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे, ठीक है ना। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे, ठीक है ना। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द काम में लिया जाता है। बूंदी का दुर्ग, बूंदी में दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ठीक है ना। 1354 में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। इंपॉर्टेंट बात है भाई। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल, बूंदी दुर्ग में जो महल बने हुए हैं ना, उनकी बात है ये, ठीक है ना। ये देखो बूंदी दुर्ग में क्या क्या चीज देख रहे हैं हम। छत्रसाल महल है, यंत्रशाला है, बादल महल है, अनिरुद्ध महल है, के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। भवनों की छतरियां, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला का अनुपम बेजोड़ है, ठीक है ना। आगे देखो, ये लोहागढ़ दुर्ग, सूरजमल जाट का दुर्ग या जाटों का सिरमौर किला। दुर्ग निर्माण भरतपुर के जाट वंश महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दीवार बनी हुई दोहरी प्राचीर है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। देखो
भरतपुर का जाटों का किला, कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया। भरतपुर के जाट दुर्ग को कोई नहीं जीत पाया, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो। जब भी आक्रमण किया, इनको मुंह की, इनको हाथों की खानी पड़ी थी यहां से, और वापस निकलना पड़ा था। इसलिए इस दुर्ग को कहते हैं अजय दुर्ग। आगे रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग देखो भाई, निर्माण करवाया चौहान वंशीय शासकों ने। नौलखा दरवाजा है, हमीर महल है, 32 खंभों की छतरी है। आगे त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने के कारण इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ये आता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आने के कारण पर्यटन क्षेत्र और ज्यादा विकसित यहाँ पर किया जा रहा है। जालोर का किला है। देखो भी, जालोर के किले की क्या विशेष बात है। सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर, ठीक है ना, सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक है। पश्चिमी अरावली की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर और दरगाह भी बनी हुई है, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है क्या। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों ने इस पर समय समय पर विकास और विस्तार करवाया और होता भी रहा था। आगे देखो, दुर्ग मत्स्य आकार में स्थित होने के कारण जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 द्वार है। जालोर वाले में 4 द्वार थे और इसमें 7 द्वार है, 7 प्रवेश द्वार है इसमें। आगे देखो, राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। अब देखना, दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जगती चबूतरा, जगती नामक चबूतरा है, इस पे 122 फीट ऊंचा बना हुआ है। 10 फीट का एक चबूतरा है, ठीक है ना, ये 10 फीट है ये चबूतरा, और इस चबूतरे पे 122 फीट ऊंचा आपका बना हुआ है 9 मंजिला विजय स्तंभ बना हुआ है। ये देखो, 9 खंडों में विजय स्तंभ के असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। विजय स्तंभ की आंतरिक दीवारें जो है ना, उन पर मूर्तियां अंकीर्ण है, ये बात ये कह रहे हैं। इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश या विश्वकोश भी कहते हैं, भारतीय देवी देवताओं का शब्दकोश, ठीक है ना। इसके बाद में अपने दुर्ग आ जाता है अभी कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग कहते हैं इसको। इस दुर्ग को कुंभल मेर भी कहा जाता है, ठीक है ना। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनः निर्माण, ये पहले का बना हुआ था, उस पर दोबारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। नवीन प्रवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। पहले का बना हुआ था, कहते तो ये भी है कि ये संप्रति जैन का बनवाया हुआ था, उस पर राणा कुंभा ने इसे दोबारा बनवाया था। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी मंडन के नेतृत्व में 1458 में इसे निर्मित करवाया। 9 पोलों दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाइयां भी है। भाई साहब, बहुत लंबी चौड़ी दीवार बनी हुई है इस दुर्ग के चारों ओर, ठीक है ना, बहुत लंबी दीवार। आगे, इस दुर्ग की समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर इस दुर्ग में, देखो क्या क्या चीजें इस दुर्ग में। एक चीज हमें देखी, नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है ना। यज्ञ देवी के साथ कई जैन मंदिर, जालीबाव बावड़ी, मामादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार है बेटा ये। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है, यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। आगे देखो, दुर्ग आ जाता है आपका आमेर दुर्ग।
भाई जयपुर में 3 प्रमुख दुर्ग है, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़। आमेर इनमें सबसे पुराना है भाई, ठीक है ना। आमेर दुर्ग डुंडाड़ क्षेत्र का दुर्ग है। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष योगदान रहा है। महाराजा मानसिंह मतलब बात करें 1589 में महाराजा मानसिंह शासक बने थे, उस समय की बात कर रहे हैं। ये स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुस्लिम शैली का सुंदर समन्वय मिलता है। आगे, भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। शिला माता की ये प्रतिमा है ना, मानसिंह लाए थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि महाराजा मानसिंह है ना, बंगाल के राजा केदार को पराजित करके ये माता की प्रतिमा जो है यहाँ पर लाए थे। और शिला माता है ना, आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी मानी जाती है। आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी शिला माता को मानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बात करें गागरोन दुर्ग या जल दुर्ग की। देखो भाई, झालावाड़ में स्थित है राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग, सबसे उत्तम प्रकार का जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो कोई नदी या नदी के संगम पर बने हुए जल दुर्ग कहलाते हैं। ये जल दुर्ग है, झालावाड़ जिले में है। देखो, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। अभी मैंने बात की थी कि नदी या नदियों के संगम पर बने हुए दुर्ग जल दुर्ग है। ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। इसके नींव नहीं लगी हुई है, सीधा चट्टान पे खड़ा किया दुर्ग है ये। गागरोन दुर्ग अपनी प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ राजनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आगे बात आ जाती है बेटा अन्य दुर्ग। इसके अलावा देखो, प्रमुख दुर्गों में एक तो आ गया जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग रेगिस्तान में है, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग बलुआ पत्थर पीले पत्थरों से बना हुआ है भाई, ठीक है ना। सोनार किला कहते हैं, पीले पत्थरों द गोल्डन फोर्ट कहते हैं इसको, ठीक है ना। जैसलमेर के दुर्ग को देखने से ऐसे प्रतीत होता है कि सोने के जैसा बना हुआ हो ये, ठीक है ना। इसके बाद में अपने स्थापत्य कला में आ जाते हैं मंदिर। मंदिरों की क्या विशेष है, अलग अलग शासक जब जब आए ना, उन्होंने अपने अपने हिसाब से नए नए दुर्गों का, किलों का, गढ़ों का निर्माण करवाया था। देखो, मंदिरों की बात करें, मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है भाई, गुप्त काल से मंदिरों का विकास माना जाता है। गुर्जर, प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय से भी मंदिरों का निर्माण होता रहा है। देखो, मेवाड़ के प्रमुख मंदिरों में कौन कौन से मंदिर, मेवाड़ में कौन से हैं, मारवाड़ में कौन से हैं, इन मंदिरों की विशेष बात हम कर रहे हैं। जगदीश मंदिर उदयपुर का भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जगदीश मंदिर। सहस्र बाहु या सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर का। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर का। श्री नाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राज संबंध का। श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर का। ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर का। श्री चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राज संबंध का। आगे मारवाड़ के मंदिर आ जाएंगे आपके, और मारवाड़ के मंदिरों में सबसे पहला है दिलवाड़ा जैन मंदिर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और दिलवाड़ा जैन मंदिर है ना, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? रणकपुर जैन मंदिर पाली का। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर के। ओसिया के मंदिर जोधपुर के। इंपॉर्टेंट है, सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखनी है आपको। दिलवाड़ा आबू पर्वत, रणकपुर पाली, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर और ओसिया के मंदिर जोधपुर में है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही। दिलवाड़ा मंदिर सिरोही में, रणकपुर मंदिर पाली में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, और ओसिया के मंदिर, ओसिया मंदिर जोधपुर में। ओसिया मंदिर जोधपुर में, सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आ जाते हैं हाड़ौती के मंदिर, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। हाड़ौती के मंदिर देखो, हिंदू मंदिर बाड़ौती रावत भाटा चित्तौड़ में हिंदू मंदिर। शिव मंदिर बंडदेवरा बारा में, ठीक है ना। कंसवा मंदिर कोटा में।
कमलेश्वर महादेव बूंदी में, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आ जाते हैं शेखावाटी जयपुर के, आभानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। इसके बाद में अपने टॉपिक इसी चैप्टर का स्थापत्य कला का जो आ जाता है ना, वो रहता है मूर्ति कला। मूर्ति कला की बात देखो, मूर्तियों का निर्माण कब कब कैसे कैसे किन किन शासकों के काल में हुआ था, ये चीज हम देख रहे हैं भाई। देखो मूर्ति कला की बात करें, राजस्थान में है ना, वैष्णव, शैव और शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर मूर्तियां प्रसिद्ध है। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिरों का निर्माण करवाया गया, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान भी रहा। देखना, शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर, अनुग्रह मूर्तियों का अधिक उत्कीर्ण करवाया गया। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गज लक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की मूर्तियां, बैकुंठ, अनंत, त्रैलोक्य मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। शाक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। आगे देखना, ओशियां, वर्माण, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। आगे देखना, सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र में प्राय धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, दिलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़, ओसिया की जैन मूर्तियां भी विशेष उल्लेखनीय है। मूर्तियों में आगे देखना आप नई लाइन में, मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्ति कला की विशेषता कहलाती है भाई। इसके आगे देखो, मोलेला मूर्ति कला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजसमंद के मोलेला गांव की कुमार जाति की कला है। देखो मोलेला मूर्ति कला, राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। राजसमंद का मोलेला गांव, जहाँ की ये मोलेला मूर्ति कला जो है, कुम्हार जाति के लोगों का बहुत शानदार योगदान इसमें रहा हुआ है। कुम्हार जाति ने बहुत बड़े लेवल पे इस मूर्ति कला को बिखेरा है संसार में, ठीक है ना। आगे देखो, ये शिव पार्वती, पणियारी, भेरूजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला, शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोक देवी देवताओं जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कला कहते हैं। आगे आगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, हवेलियों में कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है भाई? देखो, जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावाटी के श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। कौन कौन सी? रामगढ़ की हवेली, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ की विशाल हवेलियां, जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, जैसलमेर की सालम सिंह, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली नक्काशी का अनुपम है। जैसलमेर की है तीनों की तीनों, सालिम सिंह, नथमल और पटुओं की हवेली। आगे बीकानेर, फड़ौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला में विशेष योगदान दर्शाती है। आगे आगे भी छत्रियां, अलवर के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए छत्री या देवल के नाम से जाने जाते हैं। अलवर की मुंशी महारानी की छत्री, करौली में गोपाल सिंह की छत्री, बूंदी में 84 खंभों की छत्री, रामगढ़ में सेठों की छत्री। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको 84 खंभों की छत्री बूंदी की दिखाई गई। ये मुंशी महारानी की छत्री है ना, ये 80 खंभों की है। आगे देखो, गेटोर की छत्रियां जयपुर में, ईश्वरी सिंह की छत्री, गेटोर की छत्रियों में ईश्वरी सिंह की छत्री, जोधपुर में जसवंतथड़ा, उदयपुर में आहड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छत्रियां अत्यधिक मनमोहक है। छत्रियों में भित्ति चित्रकारिता, छत्रियों की आंतरिक दीवारें हैं ना, उन पर भी चित्र बनाए गए जिसको भित्ति चित्रकारिता कहते हैं भाई, ठीक है ना। इसके बाद में अपने टॉपिक आ जाता है भाई चित्रकला।
देखो भी चित्रकला आ गई। और चित्रकला में राजस्थान में, चित्रकला में क्या है, राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न स्वरूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव भी मिलता है। यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें प्रश्रय दिया, आश्रय दिया था। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ साथ काम कर एक नूतन शैली का जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई थी। देखो मुगल शासक जब तक शासन कर रहे थे ना, तब तक चित्रकारों का खूब आश्रय मिला करता था। बाद में जैसे ही मुगल शासकों का पतन हुआ तो चित्रकार जो थे वो भी तो इधर उधर भटकने शुरू कर देते हैं, कहाँ पर जाएं, क्या करें, कहाँ पर अपनी चित्रकारिता के उदाहरण पेश करें। इसके बाद में जो छोटी रियासतों के शासक थे ना, उन शासकों ने इनको दिया आश्रय, और ये वहां पर रह करके अपने चित्रों की प्रदर्शनियां उकेरने लग गए थे। आगे देखना भी, राजस्थान की चित्रकला विभिन्न शैलियां अपनी अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहां की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर अलवर के रंगों में, चित्रों में हरे रंग का, जयपुर और अलवर के चित्र जो है ना उनमें हरे रंग की प्रधानता रही। जोधपुर व बीकानेर में पीले रंग की प्रधानता रही। उदयपुर के चित्रों में लाल रंग की प्रधानता रही। कोटा के चित्रों में नीले रंग की प्रधानता रही। किशनगढ़ में सफेद या गुलाबी रंग की प्रधानता रही, और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग की प्रधानता रही थी। ये विशेषता इनमें मिला था हमें। जयपुर और अलवर में अगर हम जाकर के देखें तो जयपुर और अलवर का जो चित्रकारिता है उसमें हरे रंग की प्रधानता है। बीकानेर और जोधपुर के चित्रों में पीले रंग की प्रधानता है, और कोटा में नीले रंग की प्रधानता है। उदयपुर में लाल रंग की प्रधानता है। किशनगढ़ में सफेद और गुलाबी रंग की प्रधानता है, और वैसे ही बूंदी में सुनहरे रंग की प्रधानता है। ये कह रहा है कि अलग अलग चित्रकारिता जो जहां जहां की थी ना, वहां पर उन चित्रों में उन रंगों की विशेष प्रधानता रही थी। आगे चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम वृक्ष। अब वृक्ष कौन सी शैली में किस प्रकार के वृक्ष रहे थे? किशनगढ़ शैली में केले, और कोटा शैली में खजूर, जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वटवृक्ष, बीकानेर जोधपुर में आम के वृक्ष। आगे वृक्षों के बाद में पशु पक्षी भी। देखो उदयपुर शैली में हाथी या चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर और अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि पक्षी थे, जानवर थे। जिस चित्र शैली में अलग रंग, अलग वृक्ष, अलग जानवर के चित्र बनाए गए, वो उस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए थे। आगे किशनगढ़ शैली का एक चित्र है बणीठनी, नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है, ठीक है ना। और आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है, ठीक है ना। देखो एक आमेर या जयपुर की शैली, एक जोधपुर, एक बीकानेर, ये तीन शैलियां ऐसी थी जहां पर दूसरे यानी मुगल चित्रकला का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा था भाई। आगे देखो संगीत कला। राजस्थान में प्रारंभ से ही संगीत का विशेष योगदान रहा है, संगीत कला का भी। प्राचीन काल से संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धन संगीत की ध्वनियां या वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायकी का सदैव सम्मान किया है भाई। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित किया, एवं जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास जी, दयाबाई, सहजोबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के घराने राजस्थान में विकसित हुए हैं। जन सामान्य के बीच लोकगीत, संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण आदि वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं, जिनको मुख्यतः लोक गीत भी कह सकते हैं और लोक संगीत भी कह सकते हैं। ये अपना था पाठ नंबर 10। इससे आगे हम चर्चा करेंगे कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की बात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।